वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन के अंदर लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस बढ़ावा देने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ऑप्शन है आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आईटी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कम्युनिकेशन, तो आईसीटी होगा, क्योंकि आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज। तो यूजफुल कैसे होती है देखते हैं। बिकॉज ऑप्शन इट इज द नीड ऑफ द आवर, it is adopted by famous institution, it is makes teaching effective and efficient, या फिर it attracts students towards teaching and learning activities। तो देखो, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ ये बच्चों के आवर्स को की जरूरतों के लिए होता है? नो, इट इज अडोप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशन की, ये फेमस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अडोप्ट किया गया इसलिए होता है। नो, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से टीचिंग को हेल्पफुल बनाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है जो कि बेल शेप्ड कर्व होता है। उसमें क्या होता है कि हम वो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे राइज होता है, फिर वो अपनी पीक पे चला जाता है और फिर से वो धीरे धीरे फॉल होना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, एक बेल शेप्ड कर्व माना जाता है और इसको क्या बोला जाता है, गॉसियन प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट शेप इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसकी क्या शेप है, अभी मैंने बताया था बेल शेप में ये है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमने। द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर इक्वल टू और अपर देन इट। तो इसमें अपर नहीं होती, तो ये फॉल्स है। The percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal to or lower than it। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटाइल का मतलब ही क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि परसेंटाइल में मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे से ऊपर कितने हैं और हमारे से नीचे कितने। तो इसमें अब इसमें दिया हुआ है कि इक्वल टू और अपर देन, तो इसमें हम लोअर देखते हैं कि हम अगर हमारे 90% स्कोर है तो हम कितनों से ज्यादा हमारा 90% है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश टेस्ट्स आर क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल एजेंसीज एंड यूज द सेम मटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं और प्रोसीजर प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें सारा का सारा जो मटेरियल होता है, जो प्रोसीजर होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली रेफर टू एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं तो उसमें क्या नहीं होता, मीन होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, लेकिन मिड रेंज नहीं होता। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है। देखते हैं, द कर्व इज बेल शेप्ड, ये हमने अभी पढ़ा था, ये ट्रू है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिट्रिकल, सिमिट्रिकल का मतलब होता है आइडेंटिकल यानी कि बराबर। अबाउट द वर्टिकल लाइन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है द कर्व अप्रोचेस द एक्स एक्सिस ग्रेजुअली ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन। बिल्कुल, जो ये कर्व होता है ये दोनों साइड से, जो एक बार पीक पे जाता है लेकिन दोनों साइड से ये डिक्रीज ही होता रहता है, ये भी ट्रू है। फिर द कर्व इज असिमेट्रिकल, तो असिमेट्रिकल ये नहीं होता, ये सिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ देम इज अ ब्लूम्स टेक्सोनोमी
ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर नॉलेज बेस्ड गोल्स। तो ब्लूम टेक्सोनोमी है, ब्लूम जो है उसने अपनी टेक्सोनोमी के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं। उसने किसको, नॉलेज को कवर किया, यस, कॉम्प्रिहेंशन को भी किया है और एप्लीकेशन को भी किया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रुप डायनामिक। तो ग्रुप डायनामिक क्या होता है देख लेते हैं। ग्रुप डायनामिक इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अक्रिंग विद इन अ सोशल ग्रुप, यानी इंटर ग्रुप डायनामिक्स। बिल्कुल, जो ग्रुप डायनामिक होता है ये क्या होता है, एक बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस का एक सिस्टम होता है जो सोशल ग्रुप यानी कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट किया जाता है ये बताता है। तो ये ट्रू है। वैसे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ग्रुप डायनामिक इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अक्रिंग विद इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्या सिर्फ ये फ्रेंड्स का ही ग्रुप होता है? नहीं। फिर ग्रुप डायनामिक इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अक्रिंग विद इन अ क्लास। तो सिर्फ ये क्लास के अंदर होता है? नहीं। तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है ये हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर कैन वी लोकेट द मीन इन द नॉर्मल कर्व। तो जो हमारे पास नॉर्मल कर्व है, देखिए इस कर्व में हम मीन कहाँ पर लोकेट करते हैं। तो मीन जो ये सेंटर की लाइन है ये होता है मीन। ये इसको डिवाइड, ये कर्व को दोनों इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। तो जो इसकी एक साइड होगी वो 0.5 हो जाएगी, दूसरी साइड भी 0.5। तो जो मीन कर्व है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कहाँ से करता है? ये सेंटर से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, एट द सेंटर। नेक्स्ट है द सिमिट्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स मीन इंडिकेट्स दैट। जो ये सिमिट्री है, जो बराबर लाइनें जा रही है, ये क्या बताती है? देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। बिल्कुल, देखो ये बेल शेप्ड में है। द टू टेल्स एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन। तो ये देखो ये इनडेफिनेट, ये कभी भी इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, ये इन्फिनिटली चलती ही रहती है। ठीक है, फिर देखते हैं द एरिया अंडर द कर्व ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन इज इक्वल। अभी हमने 11th क्वेश्चन में देखा था कि जो ये मीन की जो सेंटर लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। तो जो असेसमेंट को प्रमोट, जो लर्निंग के लिए प्रमोट करते हैं वो क्या नहीं है? एक है जो नहीं है, बाकी सारे हैं। देखते हैं ऑप्शन। टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, कि असेसमेंट और इवेल्युएशन के लिए हमें बार बार उसके टेस्ट लेने चाहिए? नहीं, उसको पहले कंसेप्ट्स क्लियर करवाने चाहिए और उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहिए, फिर ही उसको टेस्ट लेने चाहिए। इससे बच्चे अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, यस ये होगा कि हम बच्चों को अगर, अब आप भी अगर हमें फीडबैक देंगे तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो ऐसे ही असेसमेंट में भी इंटरनल फीडबैक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जनरेटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस। यस, ये ट्रू है कि भाई इन्वायरमेंट उनके लिए सेफ होना चाहिए ताकि वो अपने असेसमेंट को और इवेल्युएशन को इफेक्टिव बना सके। फिर टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट। बिल्कुल, जो भी वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको स्टूडेंट्स को एक चांस देना चाहिए कि भाई आप भी इस पे कुछ बोलो ताकि उनकी अटेंशन पता चल सके। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर कि ये नहीं होता, उसके फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट है डैश अराइजेज when bonds link members of a social group to one another and to the group as a whole। तो मतलब पूरे ग्रुप में बॉन्ड के लिए क्या चीजें जरूरी है? तो इसमें ग्रुप है तो सोशल ग्रुपिंग में क्या होगा? फ्रेंडशिप नो, गुड लिंक्स नो, ग्रुप कोहेसिवनेस। ये तो ये ग्रुप कोहेसिवनेस होता है जिसमें क्या करते हैं, जो सोशल ग्रुप वो एक दूसरे के साथ मिलके एज अ होल ग्रुप बनाते हैं और वो इंटरेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन विच मेथड द टीचर क्रिएट्स एन असाइनमेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस, माइलस्टोन्स एंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एन आउटकम दैट स्टूडेंट्स नीड टू अचीव। तो वो कौन सा असेसमेंट मेथड है जिसमें बच्चों को बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शन, माइलस्टोन्स, ग्रेड्स दिए जाते हैं ताकि वो जो उनका आउटकम है वो अचीव हो सके और उनके स्टूडेंट्स की नीड भी फुलफिल हो सके। तो वो असाइनमेंट मेथड होता है। अचीवमेंट मेथड भी नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होता, प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं होता। तो नेक्स्ट है द कर्व ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन
इन यूनिमोडल यानी कि ऐसा मॉडल जिसमें जो कर्व होता है वो धीरे धीरे राइज करता है, वो एक बार पीक पे चला जाता है जिसमें फिर वो धीरे धीरे फॉल करने लगता है, तो उसे बोलते हैं यूनिमोडल। ये मोड्स के लिए ही यूज होता है। एंड बेल शेप्ड विद द हाईएस्ट पॉइंट ओवर द मीन, तो ऐसा कौन सा वो कर्व क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमने पढ़ा नॉर्मल कर्व होता है जिसमें यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बेल शेप्ड होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है एक बार। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर, तो अभी हमने देखा था कि भाई जो मीन है, मीडियन है, मोड है, वो सेंटर से जाते हैं और वो कर्व को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये किस में होंगे, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज इक्वल टू 40 देन मोड इज, तो अभी हमने देखा कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, तो अगर मीन 40 है तो मीडियन भी और मोड भी 40 ही होगा, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। सेकेंड लास्ट है इसमें, इन नॉर्मल कर्व्स बोथ हाफ्स आर, तो ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस, तो ये सेंटर से जाता है तो ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, तो बोथ हाफ्स आर इक्वल, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। लास्ट है इसमें, द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो देखिए आप ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी से ही शुरू होता है और इन्फिनिटी पे ही खत्म होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की रेंज है वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें टाइम टू टाइम फीडबैक और अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि हम मोटिवेट हों और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।